यस। तो हम एलिजिबिलिटी पे बात कर रहे थे ना, तो उसमें कुछ बच्चा मुझसे पूछता है सर एमएससी करना जरूरी है क्या, तो मतलब एमएससी में जब तक नॉलेज के लिए करना जरूरी है, मतलब ऐसे तो जो आप कह रहे हो कि एमएससी के दौरान कुछ सीखेगा, इसलिए कह रहा हूँ ना, मनोज कह रहे थे एमएससी हाँ। जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, जो उसने पूछा था, पहले पूछा था पीवाई क्यूज, क्या क्वेश्चन था अब जो भी क्वेरीज आप चैट में लिख सकते हैं दोबारा एक बार, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, यू राइट योर क्वेरीज इन चैट, वो आंसर देंगे। पहले वाला क्वेरीज बता देता हूँ। बीएससी विथ मैथ, एमएससी इन स्टैट्स, देन आईएएस पॉसिबल है, मतलब कोई बच्चा बीएससी मैथ में करता है, एमएससी स्टैट्स में, फिर आईएएस कर सकता है। एक क्वेरी ये था पहले वाला। सो या ठीक है ठीक है। हाँ, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जैसे मेरा बैचलर्स था आईआईटी से, दैट इन बीटेक, और उसके बाद एमएससी था मेरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, एंड नाउ आई एम एन आईएएस ऑफिसर। सो या ये पॉसिबल है। हाँ, पहले पुराने क्वेश्चन डील कर लेते हैं एक बार। क्या मनोज भाई, आपका क्या भी है इस पे, ऑब्वियसली है ना, कर सकता है कोई बच्चा बीएससी किसी में भी करे, एमएससी स्टैट्स में भी कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन नेक्स्ट था कि विच सोर्सेस यू यूज फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू के लिए, मतलब एमसीक्यू क्लास प्रैक्टिस में के लिए, हाँ, या मतलब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किए हाँ तो एमसीक्यू। हाँ, एक्चुअली में मैं पेपर वन पेपर टू कैसे क्या था एक बार बता देता हूँ। तो या एक्चुअली मेरा जो था पेपर पेपर वन में हाईएस्ट स्कोर था, आई थिंक टिल डेट अभी तक हाईएस्ट है मेरा। एंड पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइंड भी आई थिंक हाईएस्ट है। सो पेपर वन 139 आउट ऑफ 200, एंड पेपर वन पेपर टू कंबाइंड 289 आउट ऑफ 400। तो या ऐसा था मेरा कि पहले तो ये मैं इससे पहले मैं आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ। तो मेरा जो ये था कि लाइक अरे सुजीत भाई आपका, समा हाँ हाँ भाई, समान इज एट द डोर। मैं थोड़ा एक मिनट। जब तक मनोज भाई आप बता दीजिए कैसे प्रैक्टिस किए थे एमसीक्यू, कहाँ से सोर्स लाए थे। देखो एमसीक्यू के लिए मैंने क्या किया था कि ये ट्यूटोरियल है, एक चैनल है ट्यूटोरियल, उसके उस पर काफी एक सर है पंकज सर, तो वो काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी नोट्स देते हैं। तो वहां से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा फिर मैंने क्या किया था कि इसके ज्यादा सोर्स तो होता नहीं है इसका, एमसीक्यू का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लिए रामबान थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो बेस्ट है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, अब की जो वीके गुप्ता वीके कवर वाली बुक है उसमें क्या किया, 10 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे। तो अपन को वे भी बहुत काफी हेल्पफुल है। उसके अलावा अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए जो जो वीके कपूर अपनी वाली बुक है उसमें क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे सभी क्वेश्चन करके नहीं देखने, क्योंकि वो अगर अपन सभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अपन को क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चन ऐसे लग रहा है ना कि वन लाइनर थ्योरम टाइप है, या फिर क्वेश्चन है जो कोई क्वेश्चन होते हैं कि प्रूफ दे रखा होता है कि ये प्रूफ कीजिए, तो अपन को उनको समझ के एक बार उनको उनका प्रूफ देखना है कि कैसे कैसे आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, और उसको याद कर लेना है। क्योंकि ये चीज है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जो याद करने वाली चीज है। और उसके अलावा एसयूके के लिए देखो ज्यादा सोर्स तो कहीं भी नहीं है स्पेशल आईएसएस में। तो अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम्म। मेन फोकस तो, कर रखना है तो बस। मनोज के हिसाब से हो गया कि गुप्ता कपूर वाली जो बुक है वो हो गया, और आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इनको ढंग से करो, है ना। हाँ सुजीत, आप कुछ बता रहे थे सोर्सेज का एमसीक्यू के हाँ लिए। वही एमसीक्यू का वही है। मनोज जी ने जैसे बताया कि एस सी गुप्ता एंड के कपूर का जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एफएमएस का जो है वही है, मतलब दैट इज द मेन वन। हमारे जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड ये जो है ना सेकंड पेपर में जो इन्फ्रेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसके लिए पूरा दैट बुक इज सफिशिएंट। वही उसका आप एग्जाम्पल्स देन एक्सरसाइज ये सब कर लीजिए, एंड जो एग्जाम्पल में जो प्रूफ वगैरह होते हैं ना, तो उसका बस ये नोट कर लीजिए फाइनल रिजल्ट क्या है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रूफ, क्योंकि वो एमसीक्यू ये आते हैं उससे तो जस्ट रिजल्ट ही नोट डाउन कर लीजिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके पूरा ये देख लीजिए। उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, मोर देन 80% उसी से ही आते हैं, या इनफैक्ट अराउंड 90% कह सकते हो। तो बहुत मतलब एफएमएस अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, देन यू विल नॉट हैव मच इशू विथ पेपर 1 पेपर 2 जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंस पार्ट। उसके अलावा जो है पेपर 1 में आई थिंक न्यूमेरिकल एनालिसिस है और कंप्यूटर है ना। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इट्स इजियर बट टाइम टेकिंग, बहुत लेंदी रहता है। और पेपर 1 में ऐसा है ना कि हमारा 20 मार्क्स नहीं 20 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी और 20 हमारे कंप्यूटर साइंस से। तो आपको मैनेज करना होगा कि कैसे कैसे ये प्रॉपर जो ये 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे में 15 मिनट तो एमसीक्यू फिलअप करने के लिए छोड़ देते हैं, तो रिमेनिंग जो 2 hours and 45 minutes, सॉरी 1 hour and 45 कैसे मैनेज, वो बहुत मायने रखता है ये है ना। सॉरी। चलो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज भाई ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द जॉब वर्क आफ्टर आईएसएस। आईएसएस बनने के बाद काम क्या करते हैं आप लोग, काम क्या होता है? ठीक है ठीक है। आईएएस बनने के बाद देखो मैं बता देता हूँ। आईएएस बनने के बाद ये जरूरी नहीं है स्टैटिस्टिक्स का ही काम करना पड़े, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना पड़ सकता है। तो ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होती है, क्योंकि कई मैंने अपने सीनियर्स देखे हैं जिनकी 18-19 साल की जॉब हो गई और कभी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का काम ही नहीं किया कुछ भी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस के बाद अपन डेटा पे काम करें, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी सब और कलेक्ट करना। उसके अलावा अगर अपन नीति आयोग में पोस्टेड हुए तो उस पर एनालिसिस भी करना। कई जगह कई कुछ जगह ऐसी भी होती है तो काम अपने सब अपने जॉब प्रोफाइल में आता है, लेकिन डेटा उसमें एक अपने आप में अपन स्पेशलिस्ट ऑफ फील्ड की, तो डेटा का काम तो करना ही है अपन को। उसके अलावा जो भी सिविल सर्वेंट के काम वो सब अपने फील्ड में आते हैं। तो पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई काम नहीं है डेटा के अलावा जिस पर अपन मेनली फोकस कर सकते हैं कि भाई ये कर सकते हैं। अपनी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है, अपन को डेटा के अलावा और जितने भी काम होते हैं सिविल सर्वेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के सब अपनी जॉब प्रोफाइल में आते हैं। ओके। ये क्वारी हमारी भी जैसे ही हम ट्रेनिंग कर रही है तो हम अपने सीनियर से पूछते रहते हैं जगह जगह कि हमारा क्या काम रहता है। तो मेरी यही बात बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप पूरे रिटायरमेंट तक आप कभी डेटा पर काम ही ना कर पाए, आपको जिंदगी भर तक एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करना पड़े। तो जॉब प्रोफाइल अपना अपना मेनली डेटा है, लेकिन उसके अलावा जो भी सिविल सर्वेंट के काम होते हैं वो सब अपने अंडर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ व्हाट आर द जॉब वर्क आफ्टर आईएएस। यही है कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काम हो भी सकता है, बट जरूरी नहीं कि यही रहेगा, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको काम करना पड़े, हैं। फील्ड में है तो इस तरह से किस तरह का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम दिया जा सकता है। आपका क्या व्यू है सुजीत इस पे, तो आईएएस के काम पे? हाँ वही सेम ही है, जैसे वी आर ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस, तो ये है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज हमें स्टैटिस्टिकल काम दोनों करना पड़ता है। मतलब जहाँ भी पोस्टिंग होंगे तो दोनों का मिक्स होगा। आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम करना होगा, जैसे मैनेज करना होगा अपने अंडर जो जो होते हैं, और वी हैव टू रिपोर्ट टू आवर सीनियर ऑफिसर्स। और दूसरा जो होता है स्टैटिस्टिक्स का, हम अगर जो अपना नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अगर उधर पोस्टेड हुए, फॉर एग्जांपल हम नेड में हो गया, नेशनल अकाउंट्स हो गया या प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन हो गया, तो उसमें थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स, मतलब थोड़ा बहुत नहीं कि वो स्टैटिस्टिक्स वाले काम आते हैं। और उसके अलावा जो है बाकी मिनिस्ट्री में अगर पोस्ट हो गए एग्रीकल्चरल, एजुकेशन है, ये जो हमारे हेल्थ, इन सब में स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा काम नहीं होगा, मतलब बेसिक ही काम आता है। इन सब में जो है आपका विल मोस्टली मतलब जो है एक्सेल पे ये करते हैं, एक्सेल पे ही ये काम अगर प्रोफिशिएंसी है तो ये हो जाएगा। बट अभी जो न्यू एज ये आ रहा है, तो वी आर ऑल्सो लर्निंग AI ML, और वी आर थिंकिंग कि उसको भी हम ये कर ले। मतलब अभी जैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है ना, तो वी हैव टू बी एज पार विद द करंट वर्ल्ड। तो उसी की वजह से हमें AI ML का भी अभी मतलब अभी तक जो चला आ रहा है उसको ना करके हम AI ML पे भी फोकस करने की सोच रहे हैं। हमारे बैच वाले जो है ना, मतलब वी आर 15 नंबर्स, तो
अभी एंड आई थिंक मतलब आई बिलीव एंड एक्चुअली मनोज ऑल्सो बिलीव्स एंड एवरीबॉडी इन माय बैच बिलीव्स दैट कि हम क्योंकि हमारा ह्यूज नंबर है तो वी कैन ब्रिंग सम चेंज इन द सिस्टम। तो या काफी सारी चीजें करने हैं, काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं। देखते हैं क्या हो पाता है और क्या। ठीक है, मतलब ये है कि काफी कुछ करने बाकी है आईएसएस में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा इन्होंने, व्हाट वर द सोर्सेज फॉर जीएस, जनरल स्टडीज। जीएस का मनोज ने तो थोड़ा बहुत हाँ बता दिया है, तो मैं भी थोड़ा ये देता हूँ। तो उसमें जो है हमारे चार ये हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जो चार होते हैं। तो उसमें जो है हिस्ट्री के इज कंसिस्टिंग ऑफ 25 मार्क्स। तो और हमें पास करने के लिए 15 मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स चाहिए। तो जो भी है सभी चीजों का थोड़ा बहुत बेसिक ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ हिस्ट्री में। जैसे हमारा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री जनरली ये होते हैं सारे के दो दो या एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब ओवरव्यू ये होना चाहिए, ताकि हर एक में एक एक मार्क भी आ जाए तो आप ये कर सकते हो। और उसके अलावा जो है जनरल ज्योग्राफी। पीओ होना जरूरी है। हेलो या बिल्कुल एंड जनरल भी ज्योग्राफी होना का। जरूरी है अच्छे से। हाँ, जनरल ये होना चाहिए। और जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे उसमें थोड़ा इन डेप्थ कर सकते हो, जैसे अशोका टाइम हो गया, मौर्य का हो गया, मतलब मौर्य में ही अशोका था। तो और फिर जो हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम का जो होता है मॉडर्न इंडिया में, हमारे गांधी जी वाला जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस पे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे थोड़ा फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कौन से पोर्शन ज्यादा ये आ रहे हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं उसको फोकस करो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल ये पता होना चाहिए कि हाँ ये से आ रहे हैं। तो ये तो रहा हिस्ट्री का। ज्योग्राफी का क्लास 11 12 एनसीईआरटी में है, और उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल रहते हैं कि कौन सा टॉपिक आए, ये सब वगैरह। एंड देन पॉलिटी ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत ही है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत काफी मोटी किताब है। तो आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। एंड इकोनॉमी के लिए भाई मैं करंट अफेयर से पढ़ा, जो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन आते थे ना। तो वो ये है, क्योंकि डेली हम नहीं पढ़ सकते, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो मंथली मैगजीन पढ़ लो, यहाँ यूल बी लाइक अप टू डेट विद द करंट अफेयर्स। तो वही है जीएस का ये है मोटामोटी। हाँ वो मनोज लोग इकोनॉमिक्स के बताइए। लिए ना रैंक करना बहुत जरूरी है। तो हाँ सुजीत भाई यही है ना, इकोनॉमिक्स के लिए तो हाँ मेनली करंट फोकस करना पड़ेगा। हाँ, करंट अफेयर से फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए करंट फोकस करना पड़ेगा, ओके। हाँ। तो एक क्वेश्चन है, व्हिच वन इज इजी टू क्रैक, आईएसएस या आरबीआई ग्रेड बी, कौन सा इजियर है? एक्चुअली में हमारे साथ जितने भी हैं, मतलब मेरे बैच में ही ये हैं, दो लोग हैं जो जिन्होंने दोनों आरबीआई क्रैक किया हुआ है, आईएसएस क्रैक किया हुआ है। और हमारे जूनियर बैच का जो टॉपर था अमित कुमार, वो भी आरबीआई क्रैक किया हुआ है। और हमारे अभी जो रिसेंट बैच आई उसमें भी दो लोग ऐसे थे जो दोनों में क्रैक किए हैं। तो हाँ ये है, मतलब दोनों कर सकते हैं। और लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है आरबीआई के बारे में, मतलब मैं प्योरली आईएसएस पे फोकस किया था। तो वही मनोज कुछ देखो इसके बारे में मेरा भी कुछ कहना है? नहीं, मैंने भी कभी आरबीआई ग्रेड भी मैंने भी कभी नहीं दिया। मेरा मेनली फोकस आईएससी था। लेकिन आरबीआई ग्रेड सी का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है सुजीत भाई। उसके क्वेश्चन होते हैं वो सिलेबस भी फिक्स है उसका, और उसके लिए ना अपन कम टाइम में आरबीआई ग्रेड भी क्रैक कर सकते हैं। तो आरबीआई हाँ ग्रेड भी थोड़ा काफी अलग है आईएसएस क्रैक करना है। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए अपन ना अपने कोई बैचमेट है ना, जो बैचमेट अपने जिन्होंने आरबीआई ग्रेड भी क्रैक किया है, मेल के थ्रू अपन जवाब पहुंचा देंगे उसका। हाँ, उनसे ये बात कर ली।
नवदीप और अमित हैं तो बात कर लूंगा उनसे और ये कर देंगे, उन्हें लेकिन भी जहाँ इनवाइट तक कर मेरा लेते मानना है हैं जो भी मेरे नेक्स्ट बैच इसमें। में या कभी नेक्स्ट टॉक में हाँ हाँ उनको लेकिन भी जहाँ तक इनवाइट, मेरा मानना हाँ है हाँ हाँ या तो नेक्स्ट बिल्कुल, टॉक में लेकिन ऐसा जहाँ करो। तक हाँ 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 सो मनोज कंप्लीट देखिए कर जहाँ लो। तो तक वो मेरा लोग मानना है अच्छे से भाई, बता पाएंगे। मुझे लगता है कि आरबीआई ग्रेड भी थोड़ा सा इजी है बजाय आईएसएस के, क्योंकि कई मेरे बैचमेट्स हैं या फिर जिन्होंने आईएसएस दोनों क्रैक किए, और कई मेरे कोचिंग में से एमएससी पीजी के साथ साथ वाले थे सभी में, तो कई है जो आरबीआई में जो अभी आईएसएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई में पोस्टेड है, तो अपन डेटा साइंटिस्ट तो है ही, तो उसकी बेसिस पर अपन लगा सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड भी थोड़ा सा इजी है बजाय आईएसएस ओके हाँ, तो कभी फ्यूचर में टॉक होगा या तो पूरा बैच को बुला लेंगे, ऐसा भी हो सकता है जूनियर। के। बिल्कुल हाँ बिल्कुल और लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते इन्वॉल्व कर हैं। लेंगे हाँ फ्यूचर में तो, क्योंकि अब तो दोस्ती जैसे है ना, वो तो सब जानते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वैसे है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वैसे बहुत अच्छी हाँ कोई इशू नहीं होगा उसमें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रही है कि एमएससी करने के अलावा सेल्फ और सिलेबस कम। सेशंस करेंगे तो बता देंगे। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बच्चों को नेक्स्ट है। सेशन जब सबसे आएगी। पूछी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। एक ये पूछ रही है कि एमएससी ना करे और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर ले तो हो सकता है आईएएस, क्या मतलब जैसे बोला था ना एमएससी करना ही है, लेकिन एमएससी करने के अलावा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया तो हो सकता है क्या आईएएस? हो तो सकता है, क्या आप लोग कहते हो? हो तो सकता है, हमारे साथ एक हाँ एक बैचमेट है, चीज, एक हमारे हाँ साथ बैचमेट हाँ है। वही एक भाई नितेश है, बताइए। हाँ नितेश जो है वो वही एमएससी हाँ नहीं किया हुआ है, मतलब उसने बैचलर्स ही किया हुआ है। और ये भी है लक्ष्मी नारायण जो है, लक्ष्मी नारायण वर्मा, वो तो डायरेक्ट बीटेक के बाद ही ये किया हुआ है, एसएस क्रैक किया हुआ है। तो और हमारे जो सीनियर सुपर सीनियर बैच जो है 2019 में ये है आई थिंक उनका नाम यार हिमांशी जो है, हिमांशी तो वो भी बस बीएससी ही किए हुए हैं। तो इट इज पॉसिबल, लेकिन वही है ना कि पहले से भी जैसे बताया था कि एमएससी अगर किए होगे तो कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर होते हैं, एंड इन डेप्थ ये होता है, तो पेपर 3 पेपर 4 में बहुत हेल्पफुल होता है। जिसे मैं भी अगर मेरा अगर सेमेस्टर अच्छे से ये हो जाता, मतलब पेंडेमिक नहीं आया था कोविड की वजह से, तो पेपर 3 में तो आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर, मतलब ये बेटर है। और पेपर 4 की तो कुछ और बात है, वो ये है। तो वही है कि लाइक आई ऑल्सो थिंक कि अगर मैं उधर सेमेस्टर में अगर हमारा पूरा ये होता और मैं खुद से ना पढ़ा होता तो या और बेटर हो सकता था। हाँ सो एक, और हाँ मनोज अपना लेकिन ना रहना जल्दीबाजी मत कीजिए, एमएससी जरूर कीजिए, ऑल ओवर बात ये है। जैसे फंडा एमएससी जरूर करो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, हाँ क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे एमएससी वाले क्रैक करने वाले हैं। तो सोचो कि 80% लोग एमएससी वाले, 90% लोग एमएससी वाले हैं जिन्होंने क्रैक किया है, और 1-2% है जो हाँ हाँ एमएससी जिस तो ये है। वो थोड़े वो नॉर्मल भी नहीं है, मतलब थोड़े ये हैं बहुत पढ़ाकू एजेंट, और वही स्टड फास्ट जो होते हैं, मतलब पूरा ये जो ना रूथलेस जो होते हैं वो उसी तरह के हैं, मतलब वो है वो रेयर होते हैं। तो 90% जो है एमएससी के होते हैं। तो वो ये आई वुड सजेस्ट कि आप एमएससी कर लो, और बहुत टाइम है आपके पास, मतलब अभी यू आर ओनली 22 23, तो वही अच्छे से ये करो, देन वो 35 साल की जॉब रहे उसका कोई एमएससी कर देना एडवांटेज। लेकिन वॉइस का कुछ इशू आ रहा है, लेकिन ठीक है। हाँ हेलो एम हाँ आई, वॉइस। हाँ हाँ ठीक है इंटरनेट का हाँ, इशू है, वाईफाई का इशू है, हाँ हो गया, थोड़ा ठीक है अभी आ वाईफाई रहा है। का। तो एक क्वेश्चन रोहित पूछ रहा है कि हाउ टू मैनेज अलोंग विथ एमएससी फ्रॉम आईआईटी, आईआईटी और आईआईटी में एमएससी करते हुए आईएसएस की तैयारी कैसे मैनेज करें दोनों?
या कहीं से भी एमएससी करते हुए, सुजीत लाइक? भाई मुझे लगता है अच्छे से बता पाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो एमएससी के साथ आईआईटी में वो भी डिपेंड करता है बहुत। जैसे आईआईटी बॉम्बे का सिलेबस जो होता है ना, वो दैट इज मोस्टली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड। एग्जैक्टली। ये है हमारा प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहता है। लेकिन आईआईटी कानपुर का जो रहता है आपका, ये रहता है मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहते हैं। तो आईआईटी कानपुर में हो तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा एफर्ट मानने पड़ेंगे। और आईआईटी बॉम्बे में से मेरे बैच में 4 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं। और जूनियर बैच में भी अभी 2023 में भी 2 का हुआ था, मतलब एक ज्वाइन किए हैं। तो सभी ने जैसे आईआईटी बॉम्बे से जो जो भी ये किए हैं, तो वो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद प्रिपेयर किए हैं। मतलब मेरे केस में ये हुआ कि मैं ये घर चला गया तो और कुछ काम, मतलब ये था काफी ठीक टाइम था, मुझे प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया। उसके बाद ही आईआईटी बॉम्बे से है तो कि आपको आईएसए से जाना है तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लेकिन उतना मतलब ज्यादा टाइम, जैसे कि 2-3 घंटे ही मिलेंगे दिन में, तो काफी हेक्टिक हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अच्छे से ये पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे 4th सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लो, देन यू कैन अपियर फॉर द एग्जाम इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वही है अभी तक। तो हिस्ट्री का ये है, वो ये है। देखो, ऑल ओवर एमएससी पे फोकस करो, बस जीएस का थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करो अगर टाइम मिल पा रहा है तो। जैसे ही आपकी एमएससी क्लियर होती है उसके बाद एक साल अच्छे से study कीजिए और आप क्रैक हो जाएगा। मेन फंडा ये है। अगर हम्म, अपन ऐसा करते हैं कि एमएससी के साथ साथ थोड़ा ज्यादा फोकस कर देते हैं आईएसएस पे, तो फिर एमएससी में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके। और एमएससी द्वारा कर नहीं सकते, आप कर तो सकते हैं लेकिन टाइम टाइम ही खराब होगा ना वापस तो हाँ, इसलिए ये और पहले आईआईटी एमएससी बॉम्बे, फोकस करो, फिर टाइम बच रहा है और आईआईटी बॉम्बे में टाइम ही नहीं मिलता है टाइम में एक्चुअली में। जीएस आपको देखो। अलग से प्रिपेयर करने हाँ का टाइम ही नहीं एग्जैक्टली, वही मिलता है तो बात इतना, है। ये जो वही है। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेरी है, कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है क्या, या वैसे हो जाएगा किसी एमएससी ठीक से कर ले तो? मतलब कोचिंग जरूरी है, क्या लगता है आपको? जरूरी नहीं है, हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है कोचिंग। जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने अपन अभी एमएससी की है तक तो कोई जरूरी नहीं है। तो, हाँ, कोचिंग तो जरूरी नहीं है। हमारे में भी जितने ये थे, मतलब बहुत सारे लोग जॉब के साथ भी क्रैक किए हैं, खुद मतलब खुद ही पढ़ के ये किए हैं। और कुछ लोग ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये है कि अगर आपके आसपास है, यू आर बिलोंगिंग टू लखनऊ, जयपुर, तो आप एडवांटेज लीजिए उसका। अगर आपके पास है तो वो आपका ये है ना कि कोचिंग वाले ये नहीं बताए, मतलब उन्हें वो एक गाइड करते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये सब। अगर खुद से ये करोगे तो ये पता लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर कोचिंग सेंटर आसपास अवेलेबल है तो यू कैन ज्वाइन। लेकिन सेल्फ स्टडी से भी क्लियर हो सकता है। जैसे हमारे बैच में बहुत लोग हैं, अराउंड 25-30 तो सेल्फ स्टडी से किए होंगे। मतलब उनमें से काफी तो जॉब होल्डर्स भी थे। तो वही है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो। सो इट इज एज फॉर योर कन्वीनियंस एंड अदर थिंग्स। हम्म। हाँ ओके। मनोज, वही कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? बिल्कुल सही बोले सुजीत भाई, नहीं, सुजीत भाई सही बोले आप। हाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इंटरव्यू और उसके लिए। हाँ सुजीत भाई, पहले आप बताएं हाँ अपना। आज हमको भी सुनने को हाँ, मिलेगा आपका। इंटरव्यू का तो फिर, हाँ ना, इंटरव्यू का तो पूरा ये जो मैंने पूरा ब्लॉग ही लिखा है। हाँ, हमारे बैचमेट्स का पूरा कंपाइल करके सभी का ब्लॉग लिखा है, किसका मतलब ये है पूरा। तो वो पूरा आप देख सकते हैं। मतलब आई विल शेयर द लिंक विद संतोष। हाँ हाँ, मैं तो फिर शेयर भी कर। मैं अपना बता देता हूँ। तो हाँ हाँ हाँ, वो बता देता हूँ अपना। तो ऐसा है कि मेरा पहले तो 22 अप्रैल 2021 को होना चाहिए था, जो इंटरव्यू था हमारा।
लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो ये हो गया, मतलब पहले दिन हुआ, मतलब पहले तो 19 to 23 अप्रैल होने वाला था, तो पहले दिन हुआ बस, और उसके बाद जितने भी होने थे सब पोस्टपोन हो गया। एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओनली टाइम टिल नाउ। तो उसके बाद जो है हमारा फिर ये हुआ 20 जुलाई को हो गया, हमारा शिफ्ट हो गया, 3 महीना शिफ्ट हो गया। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं 19, हाँ, मतलब 18 को आ गया था, 2 दिन पहले दिल्ली पहुंच गया था, और एक पहाड़गंज में एक होटल ले लिया, और 19 को मतलब होटल से यूपीएससी भवन जो है ना, देख के आया कि कितना दूर है, बारिश बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं, ये है। तो वो एक बार ड्राई रन करके आया कि कितना टाइम लग रहा है, ताकि उस दिन मुझे ट्रैफिक में भीड़ भीड़ ना हो, ये ना हो। तो हाँ, वो मैंने एक ट्राई दिन ये चीज पहले रिवाइज कर। वही, हाँ, ड्राई रन एक बार कर लिया, तो उससे ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि आपको जो अगले दिन जो इंटरव्यू के दिन जाओगे, तो उतना ज्यादा मतलब अनजाना अनसुना टाइप का ना लगे, थोड़ा ये फेमिलियरिटी रहे। और अगले दिन जो ये था 20 जुलाई को जो था, मेरा सेकंड हाफ में था, आफ्टर लंच था। तो 1 बजे हमें अलाउ करते थे अंदर, और 1 से 2 बजे जो होता है हमारा बाकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चलता है, एंड 2 बजे से स्टार्ट होता है हमारा प्रॉपर। तो ट्राई टू रीच देयर बाय 12-12:30 जो है इंटरव्यू, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले, आप रिलैक्स रहो। लास्ट लास्ट मिनट का ये ना रहे, मतलब लास्ट मिनट में 1 के आसपास पहुंचो, फिर थोड़ा बहुत ये रहता ना कि अपने फ्री माइंड में नहीं रहते हो, तो सफिशिएंट टाइम से पहुंच जाओ, 12:30 से पहले पहुंच जाना। और उधर मतलब और कुछ लाइट भी खा लेना, मतलब कुछ खाना जो है ज्यादा हैवी मत करना, थोड़ा लाइट, और फ्रूट वगैरह ड्रिंक्स, मतलब ये हमारा जो जूस वगैरह है ये पी सकते हैं उस टाइम। तो ये तो रहा हमारा इंटरव्यू के पहले का। और इंटरव्यू हमारा ये था, टोटल हमारे 3 पैनल थे हमारे आईएसएस में, तो हर एक में 6-6 लोगों का था। तो 6 लोगों में ये था, मतलब सभी का हाफ एन आवर टाइप का अलॉट होता है, 2 to 5 o'clock। तो मेरा जो था सेकंड डे था। तो तो जब मेरा टाइम आया अराउंड 2:30 के आसपास आया, तो मैं उधर जो जहाँ पे होता है, तो उधर गया। पहले हमें 5 मिनट 5-7 मिनट बिठाए हमारे जो इंटरव्यू जहाँ पे होता है उससे यहाँ पे। और फिर मैं गया, तो हमारा जो चेयरपर्सन थे टीसी आनंद सर, जो एक्स चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हैं, उनके अलावा और प्रोफेसर वगैरह थे, 3-4 थे, मतलब देवर आई थिंक 4 to 5 मेंबर्स। उनमें से 2 लेडी ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने वही पहले तो कौन सा ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे, मतलब हमारे एमएससी में क्या क्या पढ़े हो। मैंने बता दिया कि ये पढ़ा, तो उसी के बेसिस पे वही रैपिड फायर चला, 7-8 क्वेश्चन पूछे, उनमें से कुछ आंसर मैंने जवाब दिया, और जो नहीं आता था मैंने बोल दिया या आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट इट, या ये है कि मुझे नहीं आता है बोल के। तो उसके अलावा फिर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से ऐसा कुछ पूछा नहीं। और फिर मुझे पूछा हमारे यहाँ जो हाँ, 20 जुलाई को था हमारा जो बाहुड़ा यात्रा होता है, हमारे यहाँ जो रथ यात्रा का लास्ट डे होता है हमारा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसी के रिलेटेड कुछ पूछेंगे, तो और उन्होंने पूछा भी कि हमारा ये रथ यात्रा क्या होता है, और ये जो है हमारे रथ यात्रा से रिलेटेड जो होते हैं ना, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र, उनके बारे में ये पूछा। तो ये है। और उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछा ये AIML का फ्यूचर क्या है। तो मैंने ये दिया कि इट्स गुड सर्वेंट बट बेड मास्टर। तो या मेरा ज्यादा टाइम भी नहीं चला, मतलब 15 to 17 मिनट्स। और मुझे लगा मतलब काफी कम टाइम में होगा, तो मुझे लगा था कि उतना अच्छा नहीं गया है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू में अच्छा था मेरा स्कोर, लाइक आई गॉट 124 out of 200। तो अच्छा था ये ऐसा था मेरा। मनोज अपना आप बताओ। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, मेरा देखो जो सुजीत भाई ने बता दिया आपका शेड्यूल वगैरह भी, यही था मेरा।
बस मेरी शिफ्ट मॉर्निंग थी, अराउंड 12 की समथिंग, पहले PM के समथिंग मेरा इंटरव्यू, PM के समथिंग मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू कुछ ज्यादा चला था। उसका रीजन ये था कि मुझे स्टेटिस्टिक्स से 2-4 क्वेश्चन पूछे थे बस, और कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे मैक्सिमम मिनिमम से। तो मैथमेटिक्स 1-2 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स 3-4 क्वेश्चन। उसके अलावा मेरा मेन लीड वो चला था अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं इससे पहले पोस्टेड था राजस्थान गवर्नमेंट में प्रगति प्रसार अधिकारी। तो अ, ये मान लो कि 15 से 20 क्वेश्चन चले हों, 15 से 20 मिनट चले चला इंटरव्यू मेरा। उसके बाद मुझसे मेरे से बोल दिया कि ठीक है आप जा सकते हो। उस इंटरव्यू मेरे से पंचायती राज के बारे में पूछते रहे, काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे कि आपकी हॉबी क्षेत्रीय लोकगीत सुनना क्यों है, कुछ मेरी हॉबी से भी क्वेश्चन थे। उसके अलावा स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन थे कि अच्छा आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में कुछ अच्छे लेवल तक खेला हूँ। तो फिर स्पोर्ट्स के बारे में काफी पूछते रहे। उसके अलावा क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन मेरे इंटरव्यू में जो एक बोलते हैं ना कि एक अलग से कुछ हुआ, वो कुछ ऐसा था जैसे 15 मिनट के समथिंग इंटरव्यू चला। उसके बाद मैंने बोला ठीक है आप अब जा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि सर आपको जो मेरे अंदर कुछ कमी लग रही है ना, तो वो आप मेरे अंदर बताइए, ताकि मैं मेरा इस बार अगर अगर चयन ना हो पाए तो दोबारा मैं अपने आप को और अच्छे ढंग से बेहतर करके आऊँ। तो इन्होंने बोला कि अच्छा आपको नहीं लगता कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। मैंने बोला सर मुझे तो लगता है, लेकिन हो सकता है मेरे से बेहतर कैंडिडेट हो, तो आप उसको, तो उसका चयन होगा मेरे मेरे बजाय। बोले तो उसका चयन करें आपका चयन करें। मैंने बोला सर अगर मेरे से बेहतर कैंडिडेट है तो आप उसका ही चयन करें। अच्छा, उसके बाद मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया अच्छे से, और मेरा इंटरव्यू उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट और चला। तो उसके बाद उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे जैसे कि अच्छा आप बताइए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन में चले जाते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट आप पोस्टेड है, और आप, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो थोड़ा पिछड़ा इलाका है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अच्छा बताइए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम करेंगे। अच्छा आप बताइए कि आप अपने रीजन में एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्टेड है तो महिलाओं के ऊपर क्या काम करेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन उनके इस बार के भी थे, जैसे मेरे से कुछ ऐसे पूछे थे उन्होंने कि बताइए कि सेक्स से क्या है राजस्थान का और अपने डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा तो बताइए क्या रीजन है कि करौली डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है करौली, उसका स्टेट वर्क, आपकी जो स्टेट है राजस्थान, उसकी बजाय कम है। और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो डेटा पे बेसिस है, पहले डेटा पूछ रहे थे, उसके बाद कंपैरिजन करा रहे थे और मेरा आइडिया पूछ रहे थे। तो इस टाइप के उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। तो ऑल ओवर इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि आपका स्टेटिस्टिक्स ही पूछे। मेरा इंटरव्यू ये मान लो कि 100% में 5% स्टेटिस्टिक्स था, 1-2% मैथमेटिक्स था। उसके अलावा कंप्लीट कंप्लीट इंटरव्यू जनरल चला था अपने पिछली वाली जॉब पर। तो ऑल ओवर मेन यही था मेरे इंटरव्यू। लैंग्वेज क्या होता है इंटरव्यू में, इंग्लिश या हिंदी? लैंग्वेज कैसे रहता हाँ है? लैंग्वेज कोई भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप, हाँ फिर पूछते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्ट रहेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ मेरा हिंदी है, मेनली हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में भी नॉर्मल कंफर्ट है। तो उन्होंने फिर इंग्लिश इंग्लिश को पूछा ही नहीं, हिंदी में बात करते रहे लोग। तो हाँ एक चीज और है, आप ना वहाँ झूठ मत बोलिएगा कभी भी, तो पहचान लेते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अच्छा आप बताइए कि महिला पति का कॉन्सेप्ट आप कितना बिलीव करते हैं। जैसे गांवों में क्या होता है, ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच बनती है और उसका पति जो सरपंच का जो काम होता है उसको वही संभालता है। महिला एक नाम मात्र होती है बस। हाँ। तो इसके बारे में वो पूछते रहे मेरे से, अच्छा आपको क्या लगता है कि ये बात सही है। मैंने बोला हाँ मैं मानता हूँ कि ये बात सही है। अच्छा क्यों सही है। तो फिर अगर आप उस पंचायत समिति में पोस्टेड थे तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो फिर जैसे मैंने बताया था कि उस टाइम पे मतलब जो सरपंच होती है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। गाँव में अब तक जो महिलाएं हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो सरपंच के लिए चुनाव वगैरह का चुनाव लड़ती है, सरपंच का चुनाव लड़ती है। 10वीं पास लास्ट मानो। फिर उन्होंने बोला कि 10वीं पास भी होना ना बहुत बड़ी बात है उस जमाने में, 1980 के समथिंग। उस टाइम में जो लेडीज 10वीं पास पढ़ी होगी तो वो फैमिली बहुत स्ट्रांग होगी, उन्होंने वहां तक पहुंचा। मतलब उनको सब कुछ पता होता है कि, तो उनसे झूठ मत बोलिए बस, हम्म। उनको अपनी रियलिटी बताइए और हाँ पॉजिटिव रहिए और आराम से इंटरव्यू हाँ, दीजिए। और हाँ सुजीत भाई। वो बहुत टाइम से ये इंटरव्यू करा रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कि क्या कौन क्या है, तो मतलब कौन क्या है कैसा है। तो अगर झूठ बोलोगे तो लगेगा कि मतलब झूठ बोल के ये कर लिया, बहुत अच्छा गया, ये वो हो गया। लेकिन बाद में जब मार्क्स आएंगे तब पता चलता है अरे ये हुआ था। तो उन्हें मतलब सुजीत ये भी कर भाई, सकते हैं।
हाँ वही तुम्हें ऐसा कि लगता है, जो मुझे भी है ऐसा कि लगता है कि इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि इंटरव्यू है ना, अपने सामने हाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा, तो फर्स्ट हाँ पहली हाँ क्लास का बच्चा अपने से क्या झूठ बोलेगा, तो अपन उनके सामने हाँ ऐसे हैं, वही 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 तो झूठ बोलोगे तो उन्हें पकड़े पूरा जाओगे। एक्सपीरियंस है। हम्म। हम्म। अब एक एस्पिरेंट कह रहे बुक लिस्ट भी बता दीजिए, थोड़ा बुक लिस्ट का आइडिया दे दीजिए। हाँ, बुक लिस्ट भेज देंगे आप। अच्छा, हाँ या तो मुझे भेज देना, मैं हाँ फॉरवर्ड बुक कर लिस्ट ये दूंगा। भेज देंगे। हम्म। हाँ ये भी मैंने ब्लॉग में लिखा है सब, मतलब जो है ऑल, मतलब बुक बुक लिस्ट जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये सब वगैरह ब्लॉग में लिखा है मैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा हाँ संतोष से। तो वो मैं फिर ग्रुप में शेयर हाँ कर, हाँ सही रहेगा। हाँ हाँ ठीक। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस आप भी देख सकते हैं एक बार चैट, जो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन लग दीजिए, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं बस, ये भी अच्छा, मैं। ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, 1 सेकंड, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है ट्रेनिंग का। अच्छा, ओके, क्या बोलते हैं। किसी ने पूछा ना ट्रेनिंग के बारे में, संतोष हाँ भाई, हाँ हाँ, ट्रेनिंग पूछा है। एक्सपीरियंस शेयर ट्रेनिंग का कीजिए। एक्सपीरियंस बताइए, हाँ। देखो, ये एक्सपीरियंस मैं अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, मुझे लगता नहीं कि मेरे बैच में शायद ही कोई कर पाए। देखो, ट्रेनिंग ना मुझे हाँ लगता है कि सबसे अच्छी ना, आईएएस आईपीएस किसी की नहीं होती हमसे अच्छी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग आईएएस की होती है। पूरा इंडिया अच्छे से घुमाते हैं, क्योंकि आईएएस का क्या होता है, मसूरी ज्यादातर टाइम निकल जाता हम्म। है कि अपने जो इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्विसेज में क्या होता है कि जगह जगह मॉड्यूल होते हैं, और एक मॉड्यूल होंगे आप, तो जैसे हमारे कई बैचमेट है जो सिविल सर्विस आईएएस आईपीएस है, तो उससे भी बात होती रहती है मेरी, तो सब यही बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा तो स्टेटस यही देखता हूँ कि अभी कहाँ हो। तो ट्रेनिंग सबसे बेस्ट ट्रेनिंग अपनी है। हाँ वे पूरा आपको देखो, मैं आपको एक बार जनरली बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में हुई, उसके बाद हम दिल्ली आईआईपीए में हुई थी, उसके बाद अ, जैसे हम फ्रेंड सर्किल भी कभी कभी खुद ही मन बन जाता, हम चले जाते खुद ही घूमने, तो अमृतसर गए थे हम। इतना टाइम मिल जाता है वहां से, और परमिशन भी मिल जाती है। उसके बाद अब एग्जैक्ट तो याद नहीं रहा कौन सा मतलब कौन सा मॉड्यूल कब था, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे आईआईएम लखनऊ में ट्रेनिंग हुई थी, उसके और उसके अलावा आईएसआई कोलकाता में हुई थी। तो आईएसआई कोलकाता से हमने पूरा कोलकाता कवर किया था, सुंदरवन, शांति निकेतन पूरा। हाँ, और मैं आईआईएम आईएसआई लखनऊ से भी कोलकाता में मिला था जहाँ भी इन जाते हैं लोगों वहां से। अपन, बिल्कुल बिल्कुल संतोष भाई, अपन भाई मिले थे। तो, तो उसके अलावा मुंबई मुंबई मैंने अच्छे से एंजॉय किया, मुंबई अच्छे से घूमे। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो कैब कॉलेज थी, ये पुणे में। उसके अलावा ये फरीदाबाद में एनआईएफ में फरीदाबाद। उसके अलावा एफआरआई देहरादून। उसके अलावा मसूरी भी गए थे। उसके अलावा ये शिमला, लेबर ब्यूरो शिमला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा लेबर ब्यूरो शिमला का। उसके अलावा ये अभी हैदराबाद है ही, इससे पहले बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से हम पांडिचेरी भी टाइम निकाल के घूमने चले गए थे। तो घूमने के लिए काफी टाइम मिलता है, और अपनी सर्विस में ऑल इंडिया ट्रेनिंग होगी, वहाँ टाइम मिलेगा, तो आप आराम से पूरा इंडिया एक्सप्लोर कीजिए सरकारी खर्चे पे। अब एक्चुअली ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा सबको, तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या प्लान है, रहने देते हैं, अब अगला सेशन में करेंगे बाकी, है ना। ओके ओके हाँ हाँ चलिए ठीक है ठीक ठीक है है सर, हाँ। एंड हो जाएगा और ये मीटिंग। थैंक यू हाँ। या थैंक यू ओके आपको हाँ भी, और थैंक यू एस्पिरेंट्स को भी जो ज्वाइन किए। थैंक यू ऑल, आप लोगों को ज़्यादा थैंक यू, टाइम निकाले इतना बिजी शेड्यूल में से। और हम भी आपका ओके व्हाट्सएप हाँ स्टेटस देखते रहते हैं, जहाँ तहाँ घूमते रहते थैंक हो। थैंक यू।